हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 51। और आज हम लोग देखेंगे पीएचडी का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन ने हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स दिए, किसने कितने प्रिंसिपल दिए, उसका डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। जैसे कि इससे पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस, फिर उसके अप्रोच किसने दिए उसको समझेंगे। फिर उसके बाद जो अप्रोच दिया था उसका प्रिंसिपल समझेंगे, वो कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे। उसके बाद एंटरप्रेन्योर का जीवन दर्शन देखेंगे, और फिर उसके बाद उसका रूल्स, उसका जो प्रिंसिपल है वो, और उसके अलावा जो और प्रिंसिपल थे वो देखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या अंतर है। और लास्ट रहेगा मेरा टॉपिक एफडब्ल्यू टेलर और एफ फ्यूल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जो हमें जनरल गाइडलाइंस दे, हमारे गोल को अचीव करने के लिए मदद करवाए, हमारे गोल को अचीव करने तक पहुंचाए, और हमें ये बेटर डिसीजन लेने को बताए, बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करे कि हमारा फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। इतनी सी बात याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन इतना याद रखो कि इट इज अ हेल्प मी टू बेटर एक्शन, टू बेटर डिसीजन। ये हमें जनरल गाइडलाइंस देता है, जनरल रूल देता है, जो हमें बेटर डिसीजन, बेटर एक्शन लेने में मदद करती है मैनेजर को। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बेटर डिसीजन, हमें बेटर एक्शन लेने में मदद करती है, और ये हमें जनरल गाइडलाइंस देती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो स्कूल में तुम गए तो वहां पर बॉस, वहां पर कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल है उसमें कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता, तो तुम क्या करते हो, कहीं भी जाकर घूम लेते हो। लेकिन अगर उसी में प्रिंसिपल काम करेगा तो कोई भी तुम्हें रोक टोक कर यह सिखाएगा कि तुम अपने क्लास में जाओ, तुम्हारे क्लास कहाँ है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम नहीं है। इसको ये बताता है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। ओके, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देख, पहला यूनिवर्सल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। जैसे कि तुम समझो, क्लब, हाउस, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे ट्यूशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लो लेवल फैमिली है, जितने भी बिजनेसेस है, सब में मैनेजमेंट की जरूरत है। और मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है ताकि हमें वो बेटर डिसीजन लेने में मदद करवाए। तो इट इज अ यूनिवर्सल, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। कैसे देखो, अगर तुम घर में देखो, ये तुम्हारा घर है, इसमें 4 लोग रहते हैं, और इस चारों के लिए अलग अलग खाना बनता है, दाल चावल रोटी। और इन चारों के लिए जो मटेरियल यूज होता है, मान लो हमने एक आदमी के लिए 1 केजी बनाया, और यहाँ पर 4 आदमी है तो हमें 4 केजी का चावल बनाना पड़ेगा, 2 केजी का दाल बनाना पड़ेगा। और इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो पूरे यूनिवर्सल, पूरे मैनेजमेंट के यूनिवर्सल होते हैं। क्या समझ में आया। दूसरा आता है फॉर्मेट, या फिर आप प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशन है, ये सारे रूल्स, ये सारे रेगुलेशन हमें प्रैक्टिस के थ्रू, हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनी है। अगर एक्सपेरिमेंट होगी तभी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं। हालांकि आगे जाके देखेंगे कि रूल्स ये सारे हैं, तो इसका ये कोड बना है, इस कोड बनाएंगे, ये रूल्स ये सारे हैं, और इसका प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पास। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये फ्लेक्सिबल है। तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, मानो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन,
तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में पूरा प्रिंसिपल लग सकता है, जितने भी प्रिंसिपल सब लग सकते हैं, पर छोटे में तो कम लगेगा ना, क्योंकि बड़े के मुकाबले में छोटा ज्यादा टर्नओवर नहीं कर रहा है, उसके में मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसमें ये आधे भी काम चला सकते हैं। इतना कहना है कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, तुम्हारे साइज के हिसाब से, तुम्हारे नेचर के हिसाब से चेंज हो जाती है। फ्लेक्सिबल समझा। फिर आता है मेरा क्या, एम, मेंटल बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल, ये जो जितने भी प्रिंसिपल हमें हेनरी फ्यूल ने दिया था, वो सारे प्रिंसिपल मेंटल ह्यूमन के बेस पर दिया है कि लोग कैसे काम करेंगे, लोगों से कैसे काम करवाना है, और लोग किस तरह से काम करेंगे, इसके बेस पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे कंट्रोल मैनेजमेंट हमें मेंटल बिहेवियर के रूप में दिया है, ताकि हम सोच सके कि हम कैसे काम करेंगे। फिर आता है पांचवा, सी से कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज एंड इफेक्ट मतलब कि हम अभी ये करेंगे तो आगे जाकर ये, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, मार्कर में इंक है, पर ये खत्म होने वाला, तो ये आगे जाकर खत्म होगा, तो अभी हम लिख रहे हैं तो ये आगे जाकर खत्म हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कॉजेज एंड इफेक्ट। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, और आगे जाकर जो रिजल्ट आएगा वो मेरा इफेक्ट होगा, आप जो कर रहे हैं वो कॉजेज होगा। तो कॉजेज एंड इफेक्ट, जो अभी हम कर रहे हैं वो कॉजेज, जो फ्यूचर को होगा वो मेरा इफेक्ट। फिर आता है छठा, क्या परीक्षा, जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन जो पूरे बिजनेस में, बट वो नेसेसरी नहीं है, जितने भी प्रिंसिपल है वो नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारे अलाउ करना हो, तुम इसको लगा ही लो, ये डायनेमिक होती है, इसलिए इसे तुम जनरल गाइडलाइन के रूप में ले सकते हो कि अगर तुम्हें इच्छा हो तो तुम इसे यूज करो, अगर तुम्हें इच्छा ना हो तो तुम इसे यूज मत, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और क्या आता है सत्रह, सेंट्रल। इसका मतलब, सेंट्रल का मतलब है कि तुम अपने हिसाब से बिजनेस के नेचर, बिजनेस के साइज, बिजनेस का आउटपुट के हिसाब से अपने इस प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन को चेंज कर सकते हो, साइज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, तो इसे तुम चेंज कर सकते हो। ये हमारा हो जाएगा कंटेंट, सॉरी कंटेंट। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल हो गया, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल होंगे वो सारे प्रैक्टिस से बने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से बनती है। मेंटल बिहेवियर, जितने भी प्रिंसिपल बनी है वो सारे मेंटेलिटी बनी है, फ्लेवर के हिसाब से बनी है। पॉजिटिव इफेक्ट अभी करेंगे तो ये होगा, अब बाद में करेंगे तो वो। जनरल गाइडलाइन, यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपलसरी नहीं है, और कंटेंट ये सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारा चेंज हो जाता है। कितना तुमने देखा। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स, जिसे हम कह सकते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल। बिजनेस में जो रॉ मटेरियल होती है उसी से फाइनल गुड्स होती है, और अगर तुम उस रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से यूज करो, अच्छी तरीके से उस प्रोडक्शन में लाओ, तो उसका वेस्टेज ना ज्यादा ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। तो रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज करना और उसका बेटर आउटपुट निकालना हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहलाएगा। फिर आता है क्या, प्रोवाइडिंग सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा फर्स्ट, मेरा सेकंड, प्रोवाइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि मानो तुमने एक फॉर्म खोला जो कि सोसाइटी के बीच में, और तुम उस फॉर्म को जब खोले हो तो आसपास के सोसाइटी
कि रिक्वायरमेंट को भी पूरा करोगे ना। रिक्वायरमेंट क्या होगी? पहला, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए कि हम जो फर्म है आसपास सोसाइटी के लोगों को हम हायर करें, उसे जॉब। दूसरा, एनवायरमेंट को साफ रखें। तीसरा, हम अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालें ताकि वो मार्केट में जाकर और भी ज्यादा ग्रोथ करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस का एक काम है। फिर तीसरा आता है क्या? क्या था? सॉरी, फेवरेबल। ओपीएस से आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एस से आएगा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन लेने में भी मदद करता है। हमारे जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी रेगुलेशन है, जितने भी रूल्स है, सब हमें डिसीजन लेने के लिए मदद करती है कि तुम इस डिसीजन को लोगे तो तुम्हारा बेटर आउटकम मिलेगा। ओके। और फिर चौथा आता है क्या? मेंटल बिहेवियर, सॉरी मशीनरी मैनेजमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज, सिस्टमैटिक चेंज। ये तुम्हारे जस्ट सिचुएशन के हिसाब से होता है, किसका? तो सी का। इसमें तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से तुम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। एक बताया गया है कि मेंटेनेंस चेंज हमारे सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। और एक और होता है क्या? मैनेजमेंट एजुकेट। हम जितने भी इस प्रिंसिपल को पढ़े हैं इसको हम सिखा सकते हैं। और आता है छठा, और जो है फुलफिलिंग, सर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना? हाँ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, यानी ये सारा। ठीक है। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। दूसरा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक डिसीजन, मैट्रिक चेंज, और मैनेजमेंट एजुकेशन। समझ में आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज करना। प्रोवाइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना। फिर साइंटिफिक डिसीजन हमें मदद करती है किसी भी गोल्स को पूरा करने में। मैट्रिक चेंज, सिचुएशन के हिसाब से चेंज डाला। मैनेजमेंट एजुकेट, जितने भी प्रिंसिपल है इन सबको एजुकेट करना, ट्रेन करना एम्प्लॉय। खत्म। यानी कि हमारा डेफिनेशन हो गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब अप्रोच देखते हैं। अप्रोच किसने दिया? ये जो है, इसमें अप्रोच तुम्हारा रहेगा हेनरिक फ्यूल का। हेनरिक फ्यूल, हेनरी फ्यूल और टेलर दोनों का अप्रोच इसमें पहला आएगा हेनरी फ्यूल का, जिसमें पहला है टीम, डिवीजन ऑफ वर्क। ये हमें 14 प्रिंसिपल दिए, ठीक है ना? डिवीजन ऑफ वर्क, हम अपने काम को टुकड़ों में बांट देना। जैसे कि देखिए, हमारे पास इतना लंबा काम है, सेल्स का, फाइनेंस का, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग का, और बहुत सारे काम आते हैं जो कि प्रोडक्शन, हाउसफुल, ये सारे का काम है। और इन सारे काम को पहले एक ही आदमी देखा, ठीक है? एक ही आदमी देखा था, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है ये, हमारा डिवीजन ऑफ वर्क नहीं, ये इस वर्क पर स्ट्रेस डालता है। अब देखो कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा। जितने भी काम है इस काम को अलग अलग प्रोडक्शन हाउस, अलग अलग लोगों को दे देना, ताकि अलग अलग लोग इस फील्ड में मास्टर हो, स्पेशलाइज्ड हो, ताकि जो फील्ड है उसके बेस्ड वो एम्प्लॉय इसमें बेटर कंट्रोल कर। सीधी सी बात है, छोटे छोटे काम को बांट देना, ठीक है? डिवीजन ऑफ वर्क का। फिर देखते हैं क्या है, फिर आता है मेरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अथॉरिटी, हम अगर अथॉरिटी किसी व्यक्ति को दे तो वो इस अथॉरिटी को मिसयूज कर सकता है कहीं भी किसी भी जगह पे। लेकिन अगर हम इस व्यक्ति को अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे और पता है कि तुम इस काम को अथॉरिटी तो दे रहे हैं पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं कि तुम इस काम को इतनी जल्दी करोगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए तो ये हमारा फेडरल डिसीजन बताता है। लेकिन अगर हम अथॉरिटी दें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे तो उसका मिसयूज हो जाएगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे अथॉरिटी ना दे तो हमारा काम सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा काम सफिशिएंट। ये क्या आता है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप एक मैनेजर एक लीडर। ऐसे जैसे समझो, मानो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर हैं, ये सारे वर्कर हैं। इस वर्कर को ऑर्डर देने वाले पहले दो मैनेजर थे, ठीक है, दो मैनेजर थे, और दोनों अगर एक साथ ऐसे ऑर्डर दे तो क्या ये वर्कर काम कर पाएगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये दोनों वर्कर एक साथ इसको ऑर्डर दे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पहले किसका काम करें। अगर हम पहले इसका काम करते हैं तो ये नाराज हो जाएगा, अगर इसका करते हैं तो ये नाराज हो जाएगा। इसलिए वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा और उसे काम करने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर हम इसी को हटा दें और एक मैनेजर तो एक ग्रुप रखें तो क्या ये लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि एक ही मैनेजर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक मैनेजर तो एक लीडर और एक व्यक्ति तो एक लीडर, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति एक मैनेजर, एक मैनेजर एक ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखो सी से आता है स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी नहीं ऐसे सॉरी ऐसे नहीं लिखते, हम लिखेंगे इसे कैसे, तो इसको लिखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड है जो एक व्यक्ति एक मैनेजर था, पर ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है इसमें एक अनदर ग्रुप होता है। जैसे कि तुम इसमें देखो कि ये टाटा का कंपनी है, इसमें तुम्हारा टाटा का बहुत सारे ग्रुप है, ये टाटा सियरा है, ये टाटा पंच है, ये टाटा नैनो है, ये टाटा है, ये टाटा है का जितने भी गाड़ी हैं ये सारे 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 अलग अलग मॉडल है और सबका अलग अलग कैटेगरी भी होगा क्योंकि सारे के अलग अलग मॉडल है। तो ये जो अलग मॉडल है इसमें मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फंक्शन या फिर सेल्स जितने फंक्शन आएंगे वो सारे अलग होंगे। इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग, इसका भी अलग। मतलब कि जितने भी कैटेगरी बटे हुए हैं, कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं, उसमें टाटा का कंपनी तो है बट इसमें जितने मैनेजर हैं वो सारे अलग अलग है और इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद डी ए क्यू यू स्कॉलर चैन, स्केलर चैन देखना क्योंकि इसके साथ मैच हो रहा है। स्केलर चैन इस तरह का इस एक रेडी देख, किसी भी व्यक्ति को अगर काम करना होता है, किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, मानो ये वर्कर, ये इसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसके पास है तो ये ए को बना। अब ए के पास अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ए बी को मिलेगा, बी के पास भी नहीं मिल रहा तो बी सी को मिलेगा, और अगर सी को मिल गया सोल्यूशन तो सी ए को बोलेगा और ये ऐसे बोलेगा और ये जाके बोलेगा।
लेकिन किसी के पास नहीं बोला गया, तो सीधा ऐसे जा सकता है और अगर यहाँ से वापस आया तो ऐसे जा सकता है। और अगर तुम्हारा ये क्या बोलता है, इमरजेंसी के केस में आया, इमरजेंसी के केस में तुम सीधा अपने रीडर के हिसाब से चेक कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, ए से जी, बी से एफ और डी से ए और डी खुद से किसी बात कर सकते हो। ये हमारा होता है गैंग प्लान और ये हमारा होता है एस्केलर्जन। इमरजेंसी केस में मेरा गैंग प्लान और सीधा होगा मेरा एस्केलर्जन। क्या होता है, पहला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लिख देते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि हम अपने काम को दिखाएं, हम अपने आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन को बताएं, हम बता सके कि हम अपने आइडिया को, प्लान को बता सके, अप्रूव करवा सके और हम अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सके। सीधी सी बात है, हम अपने आइडिया, हम अपने प्लान को कंपनी के पास रखते हैं और कंपनी उसे यूज करती है, तो वो हमारा इनिशिएटिव कहलाएगा कि हम अपने आइडिया को रख रहे हैं, हमें ग्रोथ मिल रही है। फिर आता है सातवां, स्पीडी क्रॉप्स। स्पीडी क्रॉप्स का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं, उस ग्रुप को हम अकेले लीड न कर सारे लोगों का नाम लें। मतलब कि ये जो काम है, मान लो ये हमारा हाथ, ये हमारे जो हाथ है, ये हमारा रहेगा मैनेजर और ये जितने भी उंगलियां हैं ये हमारे वर्कर। तो ये जो वर्कर मिलकर हमारा काम करता है, पेड़ उठाने में, खोलने में, किसी भी चीज में, तो ये जो वर्कर हमारा काम करता है, ये अगर मैनेजर स्टेज पर जाए और स्टेज पे बोले कि हम ही ये सब काम करते हैं, हम ही ये सारे चीज करते हैं, तो उसमें तुम्हारे मैनेजर का रिस्पेक्ट तो बनेगा, पर तुम्हारे जो वर्कर है उसका रिस्पेक्ट, तुम्हारा उसके ऊपर भरोसा टूट जाएगा। जैसे कि समझो, अगर तुम्हारे पास उंगलियां ही नहीं रहेगा, तुम इसे कैसे काम करोगे? और अगर तुम्हारे पास उंगलियां हैं और यही नहीं रहेगा, तुम इसे कैसे काम करोगे? ये तो आपको नर्वस सिस्टम को काम करता है, बट ये जो है तुम्हें पकड़ने में मदद करता है, जस्ट लाइक अ मैनेजर एंड वर्कर्स। समझा? इसके बाद देखो, डायरेक्शन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, यूनिटी, स्केलेटन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हम वर्कर को डिसिप्लिन ग्रुप में रखें कि अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन को फॉलो करें, जो कंपनी का रूल्स, कंपनी का रेगुलेशन है उसे फॉलो करें और वो टाइम के हिसाब से अपने काम को पूरा करें। आएगा क्या, ऑर्डर। जितने भी लोग हैं, जितने भी मटेरियल है, जैसे कि ये जो मटेरियल है इसे सही जगह पर रख देना, या फिर हम जो है लोग उसे उसके हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसे सही जगह पर रख देना, इसे हमारा कहेगा ऑर्डर। और इससे एक फायदा होता है कि टाइम की बचत। फिर आता है दसवां, हमने देखा डिविजन ऑफ वर्क, फैसिलिटी, और इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी टू पर्सनल। इसका मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, उस फॉर्म में जितने भी लोग हैं उसका तो पहली बार हायरिंग हुआ होगा, और अगर उसने हायरिंग किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर किया, और वो 1 महीने के बाद उसे निकाल दे, 2 महीने के बाद उसे निकाल दे, 3 महीने के बाद उसे निकाल दे, तो क्या इसमें बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा? देखो, जैसे कि 1 महीने में 200 की हायरिंग है, दूसरे महीने में 200 को निकाल दिया, इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। इसलिए हमारे कंपनी को लंबे समय तक वर्कर को रखनी चाहिए। एक बार किया तो कम से कम 25 से 30 साल के बाद ही उसे निकाला जाए, तब जाके हमारे प्रॉफिट में गेनिंग, हमारे नुकसान ना होगा। समझा? फिर आता है क्या, स्टेबिलिटी टू पर्सनल हो गया, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। 11, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सैलरी देना, सैलरी देना उसके काम के हिसाब से, उसके जॉब के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से। हम जैसे कि काम कर रहे हैं, हमारे काम के हिसाब से वो हमें पैसे देगा।
और इतना याद रखना कि कंपनी के पास जितना हमारे लिए जरूरत है उसके बेस पे काम करेंगे। ये पैसा देगा। ये आता है 12 क्या ओ मेरा 12 आएगा आएगा बी हो गया ये हो गया ये हो गया ऐसे हो गया। यू से यूनिटरी प्रोडक्शन इनिशिएटिव रेस्ट्रिक्टिव क्रॉप्स स्कैनर चेन सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट जनरेट सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट। इसकी सीधी सी मतलब है पहले ऑर्गेनाइजेशन आएगा फिर हम आएंगे। जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को लगता है कि हम लोग आज काम नहीं करेंगे, हमें बाहर जाना है, तो कंपनी के पास जो नोटिस आएगा और अगर कंपनी ने बोला कि हमारे पास काम है तुम अभी काम करोगे, तो एम्प्लॉय को मजबूरन कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। उसके बाद तुम जा सकते हो, यानी कि पहले कंपनी फिर उसके बाद अपना काम, पहले प्रॉफिट उसके बाद कुछ काम। ठीक है। और फिर तेरा क्या आता है? तेरे मेरा होता है डिवीजन हो गया, अथॉरिटी हो गया, यूनिटी हो गया, स्केलेटन हो गया, इनिशिएटिव स्पिरिट ग्रोथ डिसिप्लिन ऑर्डर स्टेबिलिटी डिवीजन। इसके अंदर अगर चाहिए तो बता सकते हैं क्या छूट रहा है। बी हो गया, ए हो गया, यू हो गया, सी बच गया। ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल नहीं, ये भी नहीं है। चलो कोई नहीं। इतना तुम अगर याद कर लेते हो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इक्विटी बच गया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इक्विटी बच गया। देखो, इक्विटी का मतलब होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर से लेकर वर्कर, सबको एक जैसा रिस्पेक्ट देगा, सबको एक जैसा व्यवहार करेगा। तो इक्विटी का मतलब सबको एक तरह ही देखना। और मैं लास्ट आता 14 नंबर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सब ये हो गया सेंटर और ये हो गया डिसेंट्रल। सेंट्रलाइजेशन में जितने भी पावर होंगे वो एक व्यक्ति के हिसाब से होंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी पावर होंगे वो डिवाइडेड हो जाएंगे लोगों के ऊपर। जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक में जितने भी लोग होते हैं वो अपने पावर को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि तुम अपने काम को अच्छी तरीके से efficiency से काम कर सको। यह हमारा पूरा डेफिनेशन खत्म हो गया, 14 प्रिंसिपल खत्म हो गया, और अब देखते हैं FW टेलर। FW टेलर, FW टेलर। इसने हमें क्या प्रिंट किया? देखो, जो हेनरी क्ले था वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर काम करता, बट ये जो टेलर है ये हमारे अंदर बिलो लेवल के जितने भी काम होंगे उसके ऊपर काम करता है। ठीक है ना, याद रखना। तो पहला इसका प्रिंसिपल था क्या? तो इसका पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट सॉरी एस दूसरा आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो तुम्हारे तुक्के से नहीं चलने वाले हो, तुम्हारे तुक्के के हिसाब से एक्शन ना लिए जाए हो, वो सिर्फ तुम्हारे साइंटिफिक डिसीजन रिसर्च के हिसाब से तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उससे पूछ कर चलाया गया हो। यानी तुम जो डिसीजन लोगे वो साइंटिफिक होने चाहिए, ना कि तुक्के वाले होने चाहिए। दूसरा है हार्मोनिक नॉलेज।
हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? अच्छा। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बुरा, लड़ाई करना, ठीक है। तो तुम्हें एक साथ चलनी चाहिए, न कि लड़ाई कर कर चलनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दो ही लोग का ज्यादा तालमेल होना चाहिए, मैनेजमेंट और डेवलपर का। अगर इन दोनों का एक जैसा तालमेल ना हो, वर्कर मैनेजमेंट को प्रॉब्लम ना बताती हो, मैनेजमेंट वर्कर को प्रॉब्लम ना बताता हो, तो इसमें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इन दोनों का तालमेल होना जरूरी होता है। और ये जो काम करेगा इसको अच्छी लगनी चाहिए, ताकि वो समझ सके और उसको कुछ भी गलत लगे तो बता। ठीक है। फिर आता है क्या? हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इंडिविजुअलिज्म जो है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन होना चाहिए बट इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मानो ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा है। इसने एक दिन में 22 घंटा काम किया और इसने एक दिन में सॉरी ऐसे 22 घंटा काम किया, 15 घंटा काम किया और इसने 14 घंटा काम किया। तो ये जो लोग है ये हमारी कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये जो है इसके हिसाब से हमारे ख्वाबों में, हमारे लोगों में बहुत ही ज्यादा छेड़खानी का भाव हो सकता है। मतलब कि इन दोनों में लड़ाइयाँ हो सकती है। और लेकिन अगर ये मानो 14 घंटा काम किया और ये भी 14 घंटा काम किया और सेम टाइम पर दोनों आए, तो इसमें हमारा कॉम्पिटिशन आ जाए। ठीक है। फिर देखते हैं क्या, डी से डेवलपमेंट। टीच एट एवरी पर्सन। वर्कर का, मैनेजर का, लोगों का हमें डेवलपमेंट करना जरूरी होता है। लोगों का डेवलपमेंट करवाना सच्ची में जरूरी है। अगर लोगों का डेवलपमेंट होगा तो वो लोग आगे जाकर तुम्हारे लिए भी काम करेगा। ठीक है ना। ये हमारा होता है 4 प्रिंसिपल जो हमें प्योर ने दिया था। वो प्रिंसिपल कौन कौन सा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हैंड नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट इन नीचे। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके टेक्निक्स क्या थे। टेक्निक्स से भी बात करना जरूरी है। पहला है फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म में सिर्फ हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गई है, और अगर तुम इसे समझ गए तो हमारे सिर्फ दोनों को काम है। देखो फंक्शनल फॉर्म में सिर्फ को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला प्लानिंग और दूसरा कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हमारा कौन कौन से मैनेजर आएंगे, तो इंस्ट्रक्शन बात करें, कॉस्ट एंड टाइम एंड कॉस्ट करें। इसके बाद कौन कौन से आएंगे? डिसिप्लिन पर मानव तीन ही है, इसलिए में आते हैं कौन कौन सा? स्पीड बोथ, रिपेयर बोथ एंड गैंग गैंग बोथ। एक और आता है इंस्पेक्टर। इस इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड। हमें इंस्ट्रक्शन करना है, लोगों को उसके काम के लिए अवेयर करना कि तुम्हें आज ये काम करना है। डे बाय डे का जितने भी काम होंगे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड में बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट को ये देखिएगा कि तुम्हारे काम सही तरीके से काम हो रहे हैं, तुम्हारे काम में क्या पैसे कम लग रहे हैं, क्या तुम्हारे टाइम से सही काम हो रहे हैं कि नहीं। और ये हमारे क्या बताते हैं, क्या ये क्या है? डिसिप्लिन। लोग सही से आ रहे हैं, लोग अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फिर कंट्रोलिंग में स्पीड फोर्स का काम है कि हमारे जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या सही तरीके से काम हो रही है और उसे तेज करवा देना। रिपेयर फोर्स, क्या मशीनरी में कोई दिक्कत आई है, उस मशीनरी को सही तरीके से सही कर देना और आगे जाकर उसे और भी अच्छी तरीके से रिमूव करना नई मशीनरी से।
देखिए वो उसका काम है ज्ञान को, का मतलब है कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको देखना, उस पर रिव्यू करना कि लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। मानो इसमें 5 उंगली में 5 उंगली है, मानो ये सारा ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई एक लीडर होता है, उसे गायब हो सका है, सीधी सी बात है। इसके बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम है कि गुड क्वालिटी बनाना, जो फर्म से गुड निकल रहा है उस गुड्स को ये देखना कि क्या वो सही तरीके से काम करती है, या वो सर्विस हो तो वो क्या क्वालिटी सही दे रही है, गुड्स हो तो क्या वो गुड्स क्वालिटी की मेंटेन कर रही है नहीं, जिसके बेस पे मेरा प्लानिंग हो गया, फंक्शनल फॉर्मिंग से खत्म। इसके बाद क्या था, इसके बाद मेरा है, इसके बाद याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे सवाल में पूछ जाते हैं। फिर आता है स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन, दोनों अलग अलग है बट ये समझते हैं दोनों। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि तुम अपने एक लिमिट सोच, एक दिन में मानो तुमने 10 काम किए, ऐसे लेते हो तुम, मानो कि एक मिनट है जिसमें एक मशीन का मैक्सिमम आउटपुट 10 ही शर्ट आना है, तो उस 10 शर्ट को मेंटेन करने के लिए क्या तुम सही तरीके से काम करते हो या नहीं? एक वर्कर एवरेज, मशीन का तो 10 है बट एक एवरेज इंसान 8 ही बनाता है, मानो 8 बनाता है, एवरेज इंसान 8 बनाता है। तो हम एक लिमिट सेट करते हैं कि हमारा लिमिट 10 है, अगर एक दिन में 10 तक हमारा जो प्रोडक्शन है वो चले जाए तो हमारा ग्रोथ होगा, और उससे निगेटिव हो जाएगा हमारा माइनस, 10 से 9 8 7 ये भी चले जाए तो हमारा माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल है और हमें इसी से पता चलता है कि हमें लॉस हुई है नेट प्रॉफिट हुई है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि तुम अपने काम को कितना बांटते हो और किस किस जरिए में बांटते हो, वो कितना सिंपल रखते हो, जस्ट लाइक अ व्हाट, व्हाट से भी तुम देखो कि अगर उसमें बार बार लॉक आ जाए, बार बार तुम्हारा पासवर्ड पूछने आ जाए कि तुम इसमें नंबर भरो तब आ जाएगा, कोई नंबर भरो तो फुल जाएगा। जब तुम मैसेज करो एक मैसेज वॉइस, एक मैसेज फेस, एक मैसेज फेस, एक मैसेज फेस, इसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए जितना तुम सिंपल रख सकते हो उसको उतना सिंपल रख। ये हमारा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलिफिकेशन। फिर इसके बाद ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, डी आता है, सॉरी इसके बाद आता है डी, या फिर डिफरेंशियल मिक्स, डिफरेंशियल वेजेस। चलो देख, ये दो लोग, इसने एक दिन में 8 का ही प्रोडक्शन किया और ये एक दिन में 10 का प्रोडक्ट हो गया, तो तुम्हें ये ऐसा नहीं लगता कि ये जो 10 प्रोडक्शन कर रहा है इसके मन में चल रहा है कि हम भी तो इतना काम कर रहे हैं और वो भी कम काम कर रहा है, तो उसको मेन सेम पैसे मिल रहा है, तो हम भी इतना काम करें, हमें भी इतना पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना हम इससे भी कम काम करें, हमें भी सेम पैसा मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये चला तो तुम इस प्लान को याद रखना कि डिफरेंशियल बेस्ड तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारे बेसिस को सिस्टमैटिक रूप से दिया जाता है। अगर इसने 8 काम किया तो उसे 80 रुपये मिलेगा, तुमने 100 काम किया, 10 काम किया तो तुम्हें 100 रुपये मिलेगा, समझ रहे हो? ये हमारे डिफरेंशियल बेसिस सिस्टम का तरीका है। इसके बाद फिर देखो, क्या था, एफ पे हो गया, एफ से मेथड, मेथड स्टडी का काम है कि जो मशीनरी है, जो गुड्स है, उसमें यह देखना कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, बेस्ट तरीका निकालना, मेथड स्टडी कहलाता है। फिर आता है फाइव में मेरा क्या आएगा, टाइम या फिर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का काम है कि लोगों के पास जो वक्त होती है वो कमी, उसको सही तरीके से यूज करना। चलो समझो, हम अभी यहाँ पे खड़े, अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ठीक है,
इसमें कोई भी दूसरा स्टडी का काम नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ उठे, वहां से वहां गए, वहां से यहाँ गए, यहाँ से वापस आए, वहां फिर गए, वहां से वापस आए, फिर वहां से उधर से आ गए, यहाँ फिर गए, यहाँ से लिखने के बाद फिर वापस चले गए। इसमें तुम्हारा मोशन की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रही है। और इसी को देखना हमारा मेथड स्टडी कहलाता है कि जो अनवांटेड जो मोशन है उसे करना है। फिर छठा आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब कि तुम्हारे जो वक्त होते हैं उसको यह देखना कि तुम कितना देर काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, कितना देर काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, उसको देखना और उसके बेस पर तुम्हें बताना, मेंटेन कि तुम्हारे काम किस तरीके से एफिशिएंसी पे जा सकती है। और फिर आता है सातवां मतलब कि रेस्ट इंटरवल। आजकल के जितने भी वर्कर हैं वो सारे वर्कर 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटे में थक जाते हैं। 3 घंटे वर्क करने के बाद उसकी मेंटल प्रेशर में बहुत ही ज्यादा डोपामाइन निकलने लगती है, इससे वो ज्यादा थक जाता है। और उसी को बचने के लिए, उससे बचने के लिए हमें रेस्ट देना पड़ता है उसे। और इसी को हम कहते हैं रेस्ट इंटरवल, यानी कि पैटेंट स्टडी। जैसे हमने देखा फंक्शनल फॉर्मेटिव, स्टैंडर्डाइजेशन, डिविजन, मेथड ऑफ स्टडी, पर्सन स्टडी, टाइम स्टडी, इफेक्टिव। अब इसके बाद देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस लिखते हैं आपको सही रहेगा। चलो ये हो जाएगा मेरा कमांड और ये मेरा डायरेक्शन। कमांड में पहला हो जाएगा क्या, दीजिए वन वन टू वन मैनेजर होगा। इसमें वन कैटेगरी टू वन मैनेजर होगा। दूसरा दूसरा क्या पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है। तो दूसरा पॉइंट होगा कि इंटरनल एंड हो जाएगा मिक्स करना। और एक और देखना क्या होगा, कमांड और डायरेक्शन में क्या करता है। डायरेक्शन हम देता है कि ये जितने भी लोग हैं वो सारे काम करें, इतने लोग हर काम नहीं करें। खत्म। टेलर का देखो और डोल का देखो, सब हाँ डोल का देखो। टेलर हमें जनरल गाइडेंस देता है, सॉरी टेलर हमें जनरल गाइडेंस देता है और ये हमें साइंटिफिक गाइडेंस। ये हमें 14 प्रिंसिपल दिया, ये इसमें हमें 4 प्रिंसिपल दिया। इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल और मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए मिडिल लेवल के ऊपर काम करते हैं। बहुत बहुत है ऐसा तुम लोग तुम्हारे लिए ये एफिशिएंट है। देखो तुम्हारे पूरा चैप्टर में सिर्फ इतना ही लिखो, अगर तुम इसे याद कर लोगे तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और ये जो 14 प्रिंसिपल है जिसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रासो विशेष साइड 2। इस कोड को याद कर लो, रासो विशेष साइड 2, तुम्हें पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। पैराग्रेटिस में यूपी एफएमसीजी, इनपुटेड्स में ओपीएस एफएम, 14 प्रिंसिपल हो गया। इसमें देख लो एचसी, एचसी या फिर एचडी से, एचडी से। और जो डुअल का इम्पोर्टेंस हो ये क्या बोलता है टेक्निक्स है, उसमें देखो एफएम टीडीएस एफसी। तो इतनी भी गाइडलाइन इसको देखो। अब लास्ट भी अगला क्या होगा, अगला चैप्टर होगा मैं इन्वॉल्वमेंट। और इसको देखने के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।